आप 12 साल की उम्र से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड हो। यस, क्या पोर्टफोलियो है आपका? अराउंड 120 सीआर का हमारा कॉर्पस है। तो 120 सीआर का आपका पोर्टफोलियो वैल्यू है स्टॉक मार्केट में। आप 7-8 फ्लैट्स ओन करते हो, तो आपका नेटवर्थ क्या होगा? साइलेंटली वेल्थ बनाने वाले वेल्थ एक्यूमुलेटर कैसे बनते हैं? जीरो टैक्सेशन ऑन फार्मर्स, उस पर आपको क्या लगता है? एक लेवल के बाद एग्रीकल्चर इनकम शुड बिकम टैक्सेबल। ये डिपिक्शन होता है कि अच्छा, एक फार्मर जो है वो बहुत ही गरीब होता है, प्रोबेबली ऐसा मिथ है। फार्म बिल वाज अ वेरी नाइस कॉन्सेप्ट। कृषि क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने के लिए आंदोलनकारियों को समझाते हुए हमने देश को आगे ले जाना होगा। फार्म बिल वाज पोर्ट्रेड एज अ रॉन्ग मिसबिलीफ। MSP has to do nothing with real farm bill. एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। फार्म बिल का रिवोक वाज नॉट गुड फॉर फार्मर्स एंड नॉट गुड फॉर नेशन। पहले 6 महीने में हमने जब अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया तो हमने अब $2.5 बिलियन का GMV अचीव कर लिया, जो कि प्रोबेबली फ्लिपकार्ट ने लॉन्च करने के 7-8 साल बाद अचीव किया था। रियल डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का जो जर्नी शुरू हुआ है वो IRCTC के लॉन्च होने के बाद हुआ है। 2004 में आपने ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाया। 2009-10 में 1 लाख पोस्टिंग कम से कम होती थी ऑन अ डेली बेसिस। 4-5 मिलियन यूजर्स का ट्रैफिक होता था हमारे यहाँ। वी वर वन ऑफ द बिगेस्ट एड पब्लिशर्स फॉर गूगल एट दैट पॉइंट इन टाइम। अगर आपको टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में रहना है तो आपको कॉन्टिन्यूसली लर्निंग करनी पड़ेगी। अगर आप स्केल की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली हम लोग 1 करोड़ फार्मर से ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। हमने $100 मिलियन फंडिंग रेज करी थी, $500 मिलियन की वैल्यूएशन में एब्सोल्यूट में। किस तरह के रोल्स आप हायर करते हो जिसके लिए हम हेल्प कर सकते हैं अपनी ऑडियंस को? AI इंजीनियर्स, फिर इसके बाद बैक एंड इंजीनियर्स, फ्रंट एंड इंजीनियर्स, प्रोडक्ट मैनेजर्स। कैन इंडिया बिकम अ ग्लोबल पावर इन फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर? आज के एपिसोड में हमने बात की है मिस्टर सुशांत रंगता से, जो कि CTO हैं एब्सोल्यूट कंपनी के। एब्सोल्यूट एक एग्रीटेक कंपनी है जो कि बहुत ज़्यादा रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजीज ला रहे हैं एग्रीकल्चर स्पेस में। उन्होंने इससे पहले 2 कंपनी को फाउंड किया है, एक है क्लिक इंडिया इन्फो मीडिया और एक है एग्री बाजार। इनकी खुद की नेटवर्थ अभी 120 CR प्लस है। उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स 12 साल की एज से स्टार्ट की थी। सो टेक इंडस्ट्री में उन्होंने लास्ट 20 ईयर्स बिताए हैं और उससे बहुत सारी लर्निंग्स उन्होंने शेयर किया है इन एग्रीकल्चर स्पेस, इन स्टॉक मार्केट स्पेस एंड ऑल द डिफरेंट इंडस्ट्रीज ही हैज वर्कड इन। जॉब्स को लेकर के उनके पास में काफ़ी रोल्स है। ही हैज़ एस्टैब्लिश्ड अ 500+ एम्प्लॉय साइज कंपनी। उनकी कंपनी $100 मिलियन फंडिंग उठा चुकी है विद अ $500 मिलियन वैल्यूएशन। सो एक बहुत बड़ी कंपनी उन्होंने खड़ी की है। उनकी कंपनी एब्सोल्यूट का जल्द ही IPO भी आने वाला है। तो एक बहुत ही अच्छा और स्केलेबल बिजनेस उन्होंने क्रिएट किया है इवन इन एग्रीकल्चर स्पेस एज अ एग्रीटेक बिजनेस। उनके पास काफ़ी जॉब्स हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे, जो भी हमारे पास में उनके JDs आएंगे, जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, और उसके बारे में डिटेल में पॉडकास्ट के एंड तक में बताया गया है। तो प्लीज़ वॉच द पॉडकास्ट एंटायर वीडियो एंड लर्न फ्रॉम इट। वेलकम सुशांत, कैसे हैं आप? बस बहुत बढ़िया। थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड और हिस्ट्री के बारे में बताइए। मैं मारवाड़ी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा जन्म गोरखपुर में हुआ था। ओके। फिर इसके बाद फादर की सर्विस थी, तो वहाँ से हम झारखंड में चले गए। तो झारखंड में बहुत छोटी सी जगह है गढ़वा, वहाँ पे बेसिक मेरी स्कूलिंग हुई। जब मैं 10th में था तब फैमिली में स्ट्रगल्स होने की वजह से मैं फिर साइंस वगैरह नहीं ले पाया। फिर फाइनली मारवाड़ी होने के चक्कर में घर वालों ने कॉमर्स दिलवा दी, और कंप्यूटर मेरा पैशन था। घर के बगल में एक डेटा एंट्री ऑपरेटर्स जो होते थे उनके पास मैं चला जाता था, वहाँ पे कंप्यूटर सीखता था। सो 95-96 में आप समझ लीजिए कि 10-12 साल के बच्चे को एक कंप्यूटर आ गया 95, तो दैट वाज कंसिडर्ड टू बी अ गुड थिंग। और फिर उसके बाद मैंने BCA कर लिया। तो जब मैं BCA कर रहा था उसके साथ साथ मैंने BBA भी किया दूसरे यूनिवर्सिटी से। तो BCA BBA का कॉम्बिनेशन से क्या हुआ कि मेरी बिजनेस एक्यूमेन एक तरफ स्ट्रांग हो गई, प्लस मेरी कंप्यूटर एप्लीकेशन रिलेटेड एक्यूमेन, प्रोग्रामिंग रिलेटेड एक्यूमेंट भी स्ट्रांग होती चली गई। उसके बाद आपने जॉब अब स्टार्ट किया या आपने मास्टर्स किया? BCA करने के बाद जो लास्ट 6 मंथ्स की इंटर्नशिप होती है वो मैंने इंडिया मार्ट से शुरुआत की। इंडिया मार्ट उस समय बहुत छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन थी। वहाँ से मेरे को वेब टेक्नोलॉजी सीखने का मौका मिला, क्योंकि पटना जैसी जगह में आपको इंटरनेट बहुत स्कैर्सिटी में होता था। तो आपने इंडिया मार्ट में फिर कितने साल काम किया? मैंने 6 महीने इंटर्नशिप ड्यूरेशन करी,
उसके बाद फिर मैंने अपना स्टार्टअप शुरू कर दिया। अच्छा, तो आपने जॉब किया ही नहीं, आपने इंटर्नशिप के बाद सीधा अपना स्टार्टअप चालू किया? यस, मैंने अपना स्टार्टअप शुरुआत कर ली। ऐसा क्यों? आप क्योंकि आप मारवाड़ी थे, बिजनेस बैकग्राउंड से थे, इसलिए ऐसा था? बेसिकली पटना से हम मूव हुए थे तो यही इंटेंट से मूव हुए थे कि अपना कुछ बिजनेस शुरू करना है। बिजनेस पटना बिहार में ही किया आपने कि कहीं और जाके नहीं किया? नहीं, नोएडा से ही। तो मूव क्यों किया आपने? सो बिहार में उस समय क्या होता था कि देयर वर लॉट ऑफ पॉलिटिकल कियोस। वहाँ पे बिजनेस करना काफी मुश्किल मुश्किल भरा था, हाँ। आज भी मुश्किल ही, आई थिंक, कि आज थोड़ा इजी हुआ है। कंपैरेटिवली कम मुश्किल है। ठीक है। वहाँ पे आज की डेट में एंटरप्रेन्योरशिप बहुत अच्छी तरह से लोग कर रहे हैं। हम्म। काफ़ी लोगों से मैं कनेक्टेड भी हूँ। क्या स्टार्टअप था आपका? फिनटेक इंडस्ट्री में था, अपू ऑनलाइन। मेरे को ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग करने का प्लेटफॉर्म बनाना था। तो उस समय कोई स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग ओवर इंटरनेट कोई प्लेटफॉर्म नहीं हुआ करता था। अच्छा, उस समय ज़रोदा और ये सब तो बिल्कुल ही नहीं थे। हाँ। नहीं, वो फिर सक्सेसफुल नहीं हो पाया। क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पाया? उसके मल्टीपल रीजंस थे, क्योंकि हमारे पास डायरेक्टली स्टॉक ब्रोकिंग का लाइसेंस भी नहीं था। करेक्ट। मैं भी यंग था तो उतनी लीगल कंप्लायंसेस वगैरह की नॉलेज नहीं होती थी। उसके बाद ऑनलाइन म्यूचुअल फंड शुरू करने की कोशिश करी तो उस समय फिर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड में चार्जेस बहुत लगते थे, तो म्यूचुअल फंड वाले उस समय सपोर्ट नहीं करते थे। रियल डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का जो जर्नी शुरू हुआ है वो IRCTC के लॉन्च होने के बाद हुआ है, अगर आप देखेंगे तो। उसके बाद लोगों में एडॉप्शन ऑफ क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड बढ़ गई। उससे पहले लोग डरते थे कि अच्छा ऑनलाइन कोई फ्रॉड हो जाएगा। कितने साल आपने ये रन किया? अप्रोक्सीमेटली 8 साल। प्रॉफिटेबिलिटी थी इसमें? फिर हमने रियल बिजनेस से फिर हम पिवट करके, क्योंकि हमने जो सेकंड स्टार्टअप था वो हमारा काफ़ी सक्सेसफुल रहा। कौन सा? क्लिक इंडिया। सो क्लिक इंडिया में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या किया आपने? इंडिया में जैसे आप OLX और क्विकर देखते हैं तो उस दौरान यूएस में क्रेग्सलिस्ट चला करती थी। आज भी क्रेग्सलिस्ट यूएस में काफ़ी फेमस है। राइट। तो पहले क्या होता था, अगर आप अखबारों में देखते होंगे उस समय, तो क्लासिफाइड्स के बहुत ढेर सारे पेजेस होते थे और न्यूज़पेपर उन्हीं से काफ़ी अच्छे पैसे कमाते थे। अब वो क्लासिफाइड्स के एड्स बहुत कम हो चुके हैं अखबारों में। वो चीज़ ऑनलाइन कन्वर्ट हो चुकी है। तो वो जो ऑनलाइन कन्वर्जन हुआ है वो ऑनलाइन क्लासिफाइड्स की मेहरबानी है। तो जैसे रियल एस्टेट क्लासिफाइड में मैजिक ब्रेक्स 99 एकर्स काफ़ी पॉपुलर है, उसी तरीके से जनरल क्लासिफाइड, किसी को अपना एजुकेशन का ऐड देना है, अपना मोबाइल फ़ोन बेचना है, किसी को अपना टेलीविज़न बेचना है, किसी को फ्रिज बेचना है, किसी को अपनी गाड़ी बेचनी है, तो वो सब बेचने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं हुआ करता था उस समय। तो हमने वो प्लेटफॉर्म बिल्ड करने की कोशिश की थी। एट अराउंड ईयर 2009-10 में अप्रॉक्सीमेटली हमारे यहाँ 1 लाख पोस्टिंग कम से कम होती थी ऑन अ डेली बेसिस। ओह वाओ। 4-5 मिलियन यूजर्स का ट्रैफिक होता था हमारे यहाँ ऑन अ डेली बेसिस। तो कितना बिजनेस जनरेट कर पा रहे थे आप उस टाइम पे अपने लिए? In terms of Alexa rank, we were among top 3 Alexa ranks in India, among top 10 Alexa ranks globally. We were one of the biggest ad publishers for Google at that point in time. कहीं भी सर्च करते थे तो हमारा नाम अपीयर होता था, तो people used to know us by name. और बिजनेस कितना जनरेट कर रहे थे उस टाइम पे अपने लिए? It was substantial, approximately around about 5-7 million rupees on ईयरली? monthly. मेजर बिजनेस किससे आता था? एड से गूगल आता था? हमारा एड रेवेन्यू था। हम लोग डायरेक्ट सेल्स नहीं करते थे, तो हमारा ग्रॉस मार्जिन उसमें बहुत अच्छा बन जाता था। अप्रॉक्सीमेटली 80-85% हमारा ग्रॉस मार्जिन हो जाता था। एंड वी वर लीन टीम, अप्रॉक्सीमेटली 20 पीपल टीम। 20 पीपल टीम में 75-80% ग्रॉस मार्जिन था आपका, क्योंकि Yes. कॉस्ट कम थी और कॉस्ट कम थी, हमारा फोकस टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट, कंटेंट, इन सब पे, तो हमारा कोर फोकस इन सबों पे था। तो सेल्स वाज नॉट आवर फोकस। सेल्स वाला फोकस पूरा हमने एड वर्ल्ड के थ्रू हमारा रेवेन्यू जनरेशन था। उस दौरान बहुत ढेर सारा टेक्नोलॉजी इनोवेशन हुआ है। पहले तो केवल वेब टेक्नोलॉजीज की, अच्छा ठीक है ब्राउजर पे आप चला दो कुछ हो जाए। फिर मोबाइल का जमाना उस समय आया और वो तेजी से रैपिडली बहुत चेंजेस आ रहे थे। उसके बाद अचानक से ब्राउजर आना शुरू हो गया, उसमें फिर वेब प्लेटफॉर्म आया, तो हमने वेब प्लेटफॉर्म सीखा। वेब प्लेटफॉर्म सीखने के बाद हमने ब्राउज़र बेस्ड रेंडरिंग शुरू करी ओवर मोबाइल फ़ोन्स। उस पे हमें बहुत सक्सेस मिली। हमने SMS ड्रिवन सर्च एल्गोरिदम्स बनाने शुरू किए, तब हमें उसमें सक्सेस मिली। उस ज़माने में क्या होता था कि सर्च उतनी पॉपुलर नहीं थी। गूगल सर्च वाज देयर, गूगल सर्च, याहू सर्च वाज देयर, लेकिन कोई अपनी वेबसाइट में सर्च कैपेबिलिटीज नहीं लगाते थे। बहुत कम लोग लगाना शुरू कर रहे थे। इट वाज कि आपको जाना है, ब्राउजिंग करनी है। सर्च टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करके हम लोगों को सर्च रिजल्ट दिखाना शुरू कर पाए। तो सर्च रिजल्ट दिखाए तो उससे बहुत ट्रैफिक डाइवर्ट हुआ। जो हम आज यूजर UX UI पे बातें कर रहे होते हैं,
तो उस समय हमने यूएक्स यूआई पे छोटी छोटी चीज़ों को फोकस करना शुरू किया। वहाँ से हमें समझ में आया कि कितना एलिमेंट्स आपको डालना है। हम उस डिटेलिंग में घुसना शुरू करें कि एक ब्राउज़र कैसे वर्क करता है, रेंडर कैसे करता है एचटीएमएल पेज को, क्या प्रैक्टिस अडॉप्ट करता है। सफारी ब्राउज़र डिफरेंट मेथोडोलॉजी से करता है, क्रोम ब्राउज़र डिफरेंट मेथोडोलॉजी से करता है, फायरफॉक्स डिफरेंट मेथोडोलॉजी से करता है। लेकिन आपका वेब पेज का कंटेंट तो सिमिलर है। आपको तो एक ही कंटेंट को तीनों जगह रेंडर करना है, तो तीनों जगह आपका बेस्ट ऑप्टिमली कैसे यूटिलाइज होगा, कैसे रेंडर होगा, आपको वो देखना है। उस समय फिर इसके बाद आपका फोकस होता था बॉट्स के ऊपर। तो सर्च इंजन बॉट्स जितने भी होते थे वो आपका कंटेंट को पार्स कर रहे होते थे। तो वो कंटेंट कैसे पार्सिंग होगी, दैट बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये सारा आपने क्लिक इंडिया में ओवर द उस इयर्स उन चीज़ों को ऑप्टिमाइज करते रहते तो अच्छे सीखे से। हैं, मतलब हमें भी नहीं पता था। ये सब चीजें कॉलेज में तो पढ़ाई नहीं जाती हैं। करेक्ट। कि आप कॉलेज से सीख के आ रहे हो और आप बोल रहे हो कि अच्छा ऐसा ये क्यों है, किताब आज भी नहीं पढ़ाई जाती यार, हाँ, मतलब। मैं बहुत बेसिक बेसिक चीजों की बातें कर रहा हूँ। हाँ। और वो बेसिक चीजों से हम इम्पोर्टेंट समझते थे। एट दैट पॉइंट इन टाइम आई रियलाइज अगर आपको टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में रहना है तो आपको कॉन्टिन्यूसली लर्निंग करनी पड़ेगी। तो आपने बीसीए के बाद ये कि आप इंजीनियर भी एक तरह से प्रॉपर जो बीटेक भी होता है वो नहीं किया है, उसके बाद भी आप इंजीनियर माइंडसेट से थे, आपने सब कुछ इंजीनियरिंग में किया, हाँ, राइट, विच इज़ रियली नाइस। हम इतनी ढेर सारी टेक्नोलॉजीज, मोबाइल फ़ोन में, आई वॉच में, धीरे धीरे और भी इनोवेशन एआई आ रहा है, उसमें देखते चले जा रहे हैं। बट प्रोबेबली पीछे क्या हो रहा है एज अ यूज़र, उसकी ज़रूरत नहीं है। आपके एआई की अगर हम बात करें, एआई टेक्नोलॉजी एक्चुअली 2017-18 से हम मोबाइल फ़ोन में यूज़ करना शुरू कर चुके हैं। तो हम जो नॉर्मल कीपैड मोबाइल फ़ोन में यूज़ करते हैं, तो हम जब कोई भी लेटर टाइप करते हैं ऑटो सजेशन आ जाता है वर्ड्स का, करेक्ट। दैट इज़ एआई। बट वी आर टॉकिंग अबाउट एआई टुडे। तो आप क्लिक इंडिया से कब मूव आउट हो गए, कितना टाइम हुआ? 2012-13 के अराउंड मूव आउट हो गया था और उसके बाद 2016-17 में फिर मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया एग्रीकल्चर। वहां से एग्रीकल्चर कैसे पहुंच गए आप? आई इंटरेक्टेड विथ फ्यू फोक्स, देन आई रियलाइज कि एग्रीकल्चर में भी बहुत कुछ करने की का पोटेंशियल है। आई टुक माई कार और उससे अप्रॉक्सीमेटली 4-4.5 हज़ार किलोमीटर मैंने ट्रैवल किया केवल समझने के लिए कि रियल गांव में क्या होता है, रियल इंडिया। इट इज़ वेरी इजी टू से कि अच्छा खेती बाड़ी होती है। हाँ। अच्छा खेती कैसे होती है, खेती के बाद फार्मर की प्रॉब्लम क्या है। हमारे लिए तो हम लोगों को तो ये डिपिक्शन होता है कि अच्छा एक फार्मर जो है वो बहुत ही गरीब होता है। प्रोबेबली ऐसा मिथ है। आई मेट अप्रॉक्सीमेटली 25-50 फोक्स जो बहुत मेहनत करके ग्राउंड अप से, कोई ज़मीन नहीं थी उनके पास, उन्होंने किराए पे ज़मीन ली, किराए पे लेके आज वो लोग अप्रॉक्सीमेटली 20-20, 25-25 एकड़, 50 एकड़ के ओनर्स हैं। इवन फ्रॉम बिहार, इवन फ्रॉम मध्य प्रदेश, राजस्थान। क्या प्रॉब्लम आया आपको, क्या पता चला इनके बारे में? पेनिट्रेशन में प्रॉब्लम थी, ट्रेडिंग में प्रॉब्लम थी। इन सब ट्रांसफॉर्मेशंस के थ्रू मैंने स्टार एग्री वालों के साथ वेंचर स्टार्ट किया। एग्री किसके साथ? बाजार, स्टार एग्री ग्रुप। तो स्टार एग्री वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री में था, तो उन लोगों के साथ वेंचर स्टार्ट किया एग्री बाजार। और एग्री बाजार में फिर हमने जब स्टार्ट किया तो वहाँ पे हमने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत की कि हम एग्री ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म बिल्डअप करते हैं। और उसको बनाने के दौरान हमने बहुत ढेर सारे पॉइंट्स के ख्याल रखे। फॉर एग्जांपल कि वहाँ पे पेमेंट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे डिलीवरी क्वालिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे ट्रेडिंग सेटलमेंट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। उन सबों को हमने सॉल्व करने की कोशिश करी। तो एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी बहुत रेयरली साथ में बोला जाता है, तो आपको उस टाइम में क्या थिंकिंग था कि आपने टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में आप लाने के लिए सोचे, क्या एक्साइट किया आपको वहाँ पे इसमें? इसको आप उल्टा सोचिए। अगर आपको किसी एक यूज़र की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है हम्म। और अगर आप यूज़र की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं किसी भी तरीके से, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। एंड एक्चुअल में एक इंजीनियर को ये सब रियल एक्सपीरियंस अपने यूज़र्स के साथ करना चाहिए। फॉर एग्जांपल आज हम ई कॉमर्स की बात करते हैं। एक ई कॉमर्स में एक एक्चुअल यूज़र को क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। सो एग्री बाजार में आपने एग्रीकल्चर के ऊपर टेक बनाया, तो क्या सबसे बड़ा चैलेंज आया आपको? सबसे बड़ा चैलेंज था ट्रस्ट का, लोगों को ट्रस्ट कैसे हो। फिर दूसरा बड़ा चैलेंज था पेमेंट्स का। तीसरा बड़ा चैलेंज था सेटलमेंट्स का। ट्रस्ट किनको चाहिए था, फार्मर्स को? ट्रस्ट सभी किसी को चाहिए था, बायर को भी चाहिए था, सेलर को भी चाहिए था। फिर दूसरी बड़ी प्रॉब्लम होती है एग्रीकल्चर में कि जो क्रॉप्स होती हैं वो 6-6 महीने के ड्यूरेशन में आती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने ऐप बना दिया और वो हर समय डेली
यूसेज पे है। हम्म, तो आपकी ऐप की यूटिलिटी तो बहुत कम है क्योंकि वो साल में 2 ही बार इस्तेमाल होनी है। तो आपको उस तरह से इंतज़ाम करना है कि आपका लोग प्रोडक्ट डेली यूसेज में लेके आ पाएँ। तो आप शुरू में फार्मर्स पे हमने फ़ोकस नहीं किया, हमने सोचा कि पहले कम्युनिटी को कनेक्ट करना ज़रूरी है। कम्युनिटी को कनेक्ट करने के लिए फिर हमने बोला कि अच्छा ठीक है, हम आड़तिया, बड़ा आड़तिया, ब्रोकर्स, कॉर्पोरेट्स इन सबों को कनेक्ट करेंगे। तो एग्रीकल्चर का बाजार बनाया आपने, राइट? हाँ, एग्रीकल्चर का बाज़ार बनाना शुरू किया और फिर उसमें हमने गवर्नमेंट को भी इंटीग्रेट कर लिया। ओके, गवर्नमेंट कैसे हेल्प करती थी आपको? गवर्नमेंट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट बायर्स एंड बिगेस्ट सेलर्स फॉर एग्री कमोडिटीज़। ओके, तो उन लोग अब तकरीबन 50-60% कमोडिटीज़ बाज़ार से डायरेक्टली खरीद लेते हैं और फिर बेचते भी हैं। तो आपने ब्रोकर, बीच में ब्रोकर को खत्म किया क्या? ब्रोकर ब्रोकरेज जो होते हैं। एकदम ख़त्म नहीं कर सकते आप। हम्म, तो हमने उन लोगों को लिवरेज करना शुरू किया। तो जैसे ही एक आड़तिया लिवरेज करना शुरू करेगा वैसे ही ब्रोकर भी लिवरेज करेगा, तो दोनों ऑटोमेटिकली आप सीधे बोल देंगे कि ब्रोकर मैं तुम्हें हटा रहा हूँ, तो नहीं तो कर सकते। फिर क्या होगा कि आप डिस्ट्रप्शन नहीं ला सकते। तो लेयर्स आपने कम किए बीच के। हम सीधे खड़े हो गए, हम बोले कि आप भी आ सकते हो, कोई भी आ सकता है, हर कोई ट्रेड कर सकता है। हर कोई प्राइस देख सकता है। और हमने पेमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व करी। पेमेंट्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि लोगों को टाइमली पेमेंट नहीं मिलती थी। फिर सेटलमेंट्स होती थी क्योंकि इस ट्रेडिंग में क्या होता है कि वो मान लीजिए 10 ट्रक माल जाना है, किसी जगह 6 ट्रक माल गया, किसी जगह 8 ट्रक माल गया, किसी में कोई क्वालिटी की प्रॉब्लम आई तो वो डिडक्शन होना है, तो वो सब डिडक्शन हैंडल होना है। तो सेटलमेंट बहुत बड़ा इकोसिस्टम था और हर कोई डिफरेंट तरीके से सेटलमेंट करता है। कोई बोलता है कि मैं पेमेंट पहले लूँगा, कोई बोलता है अच्छा मैं पेमेंट बाद में दूँगा। अलग अलग तरह के सेटलमेंट्स होते हैं क्योंकि ये सारी B2B ट्रांजैक्शंस है, तो B2B ट्रेड सेटलमेंट डिफरेंट तरीके से होते हैं। इसमें एंकर बायर आपको चाहिए होता है या फिर एंकर सेलर चाहिए होता है, तो उस तरह की बॉडीज़। तो हमने गवर्नमेंट कोऑपरेटिव बॉडीज़ के साथ भी इंटीग्रेट करना शुरू किया। जब हमने उनके साथ कोऑपरेटिव बॉडीज़ के साथ इंटीग्रेट करना शुरू किया तो फिर हमें उसका एडवांटेज भी मिला। तो हमने पहले 6 महीने में हमने जब अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया तो हमने अप्रॉक्सीमेटली $2.5 बिलियन का GMV अचीव कर लिया, जो कि प्रोबेबली फ्लिपकार्ट ने लॉन्च करने के 7-8 साल बाद अचीव किया था। जीएमवी बताइए ऑडियंस के लिए क्या होता है। सो बेसिकली ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू। सो फॉर एग्जांपल अगर एक मैगी का प्राइस 15 रुपए है और ऐसी मैंने 10 मैगी बेच ली तो मेरा 150 रुपए का GMV हो गया। तो कितना आपने बोला, कितना अमाउंट का आप कर रहे थे? तो अप्रॉक्सीमेटली $1.5 बिलियन। ये तो बहुत बड़ा स्केल है। यस, कितने मेंबर ऑफ टीम के साथ आपने ये अचीव किया नंबर्स? अराउंड 40-50 पीपल टीम थी, वो बिजनेस साइड में उन लोग संभालते थे। एनुअली क्या रेवेन्यू था, कितना बिजनेस कर रहे थे आप? क्योंकि इसमें हमारे ब्रोकिंग इनकम होता था राइट। तो ब्रोकिंग मार्जिन बहुत कम होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 0.3%, 0.2%, 0.5%। ओके। तो जो ब्रोकिंग मार्जिन था वो इतना रहता था, तो हमारा 10-12 करोड़ 15 करोड़ रुपए एनुअलाइज रेवेन्यू शुरू में पहले 1-2 सालों में आना शुरू हो गया। ये आपका रेवेन्यू था ग्रॉस, रेवेन्यू, हाँ। और नेट में प्रॉफिट आ रहा था? नेट में हम लोग शुरू में प्रॉफिट नहीं दिखाते थे, ना रहता था, क्योंकि उतना आप खर्चा भी कर देते थे। हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट इन सबों पे फोकस करते थे। ये किस ईयर में हुआ? अप्रॉक्सीमेटली 17-18। कितने साल आपने रन किया? आज भी एग्री बाजार एग्जिस्टेंस में है, ये चल रही है। ओके। ये प्रॉफिटेबल जर्नी है। फिर वहीं से हमने मल्टीपल इनोवेशंस और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में करने शुरू करे। छोटे छोटे प्रोडक्ट और फीचर्स इनोवेट करते चले गए। सेटलमेंट सिस्टम्स हमने बनाए, तो वो एकदम यूनिक फीचर बन गया सेटलमेंट सिस्टम, क्योंकि इंडस्ट्री में कहीं था ही नहीं। तो सेटलमेंट सिस्टम पे क्रेडिबिलिटी आनी लोगों की शुरू हो गई। लोगों को बिलीव ही नहीं होता था कि पेमेंट सिस्टम इतना फास्ट हो सकता है। तो जब हमने अपना पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया था, उससे पहले क्या होता था कि लोग EMD वगैरह पे जाते थे, और EMD में क्या होता था कि वो एडवांस पेमेंट 2 दिन 3 दिन पहले करते थे। तो जब आप बड़ी ट्रेडिंग कर रहे होते हैं और जब आपको एडवांस पेमेंट करनी होती है, तो 2-3 दिन का इंटरेस्ट रेट किसी भी एक ट्रेडर को बहुत भारी लगता है, और उनको जनरली वो सब लोन लेना पड़ता है, शॉर्ट टर्म लोन्स लेते हैं। तो वो सब लोन लेके उसके अगेंस्ट में DD बनवा के वो जमा करते थे, वो रियलाइज़ होता था। हमारे प्रोडक्ट को जब उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि ये सब की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ट्रांजैक्शन हुई, पैसा दिया, पैसा आ गया, मैंने अगर बेच दिया, मेरे को माल बिक गया, मेरे को तुरंत पैसा मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गया। तो उनको ये सारी चीज़ें बहुत बड़े पसंद आने लग गए। तो उससे उनका जो क्रेडिट डेज जो थे वो हमने रिड्यूस
इतने पे कर दिया आपने, पहले कितना था और बाद में कितना हुआ? अप्रोक्सीमेटली क्रेडिट डेज उनका 4 से 5 दिन हुआ करता था, ठीक उसको है। हमने रिड्यूस करके 4-5 घंटे कर दिया था। अरे वाह! क्या बात है। बहुत बड़ा रियल प्रॉब्लम सॉल्व किया आपने इसके थ्रू। आपके साथ में को-फाउंडर भी थे, राइट? हाँ, उन लोग और तो स्टार एग्री, तो अब वो एग्री बजाय स्टार एग्री में मर्ज हो गया। आई हैव मूव्ड आउट ओके। 4-5 इयर्स और बैक। आपके फाउंडर जो पार्टनर थे, को-फाउंडर, वो कंटिन्यू किए या हाँ, तो उन लोगों ने स्टार एग्री में अब मर्ज हो चुका है मर्ज हो एग्री गए में। हैं? यस। ओके, ओके। और आपने एग्जिट ले लिया अपना? हाँ, मेरा एग्जिट हो चुका है। फिर आई जॉइंड एब्सोल्यूट ये कब ज्वाइन किया आपने एब्सोल्यूट? 4 साल पहले। एंड यू आर द को-फाउंडर एंड सीटीओ ऑफ नो, आई एम एब्सोल्यूट। ओनली द सीटीओ। और फिर हमने फार्मिंग की प्रॉब्लम शुरू करी सॉल्व करना। तो एब्सोल्यूट में आप अभी किस स्केल पे काम कर रहे हो? अगर आप स्केल की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली हम लोग 1 करोड़ फार्मर से ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। 1 करोड़ फार्मर से? 1 करोड़ फार्मर से उनको हमने इंश्योरेंस प्रोवाइड किया यूजिंग पीएमएफबीवाई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलके एक एड ऐप बनाई। ओके। एड ऐप बना के हमने उसको लॉन्च किया, जिससे डिस्ट्रीब्यूशन जो है पीएमएफबीवाई प्लेटफॉर्म का वो काफ़ी आसान हो गया। इंश्योरेंस कौन लेता है? फार्मर ही लेते हैं कि गवर्नमेंट फार्मर्स दिलाती है? पीएमएफबीवाई एक गवर्नमेंट की स्कीम है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसके थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके किसानों को सब्सिडाइज रेट में इंश्योरेंस करवाती है उनके क्रॉप। अच्छा, उपज एक प्रोडक्ट है। इसमें क्या होता है? उपज में हम एडवाइजरी सर्विसेज देते हैं। कम्युनिटी प्लेटफॉर्म हमने बिल्डअप कर रखा है, तो कम्युनिटी से किसानों को आसानी होती है कि कौन कौन क्या 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 काम कर रहा है, उपज कैसे पैदावार करी, क्या यूज़ किया उसने, मैन्योर क्या यूज़ किया, फर्टिलाइज़र क्या यूज़ किया। तो आप कैसे ट्रैक करते हो ये? तो कम्युनिटी के सारे लोग हमारे से जुड़ चुके हैं। उन लोग अपने वीडियोस बनाते हैं, उसको डालते हैं और उसको डाल के शेयर करते हैं, तो उनकी भी जो रिसर्च है वो शेयर होती है। वो क्यों डालेंगे? उनका क्या फ़ायदा है इसमें? हर एक किसान चाहता है कि दूसरे किसान की किसी तरह से मदद कर सके। कितने फार्मर्स होंगे इंडिया में आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से कम 8-10 करोड़ फार्मर्स होंगे। 8-10 करोड़ किसान हैं इंडिया में? Yes. इसलिए वी आर एग्रीकल्चरल कंट्री बोलते हैं। हाँ, यस, 8-10 करोड़ में से 1 करोड़ आपने कैप्चर कर लिया है। यस। तो अभी 9 करोड़ और करना चाहोगे आप कैप्चर? हम तो ग्लोबल लेवल पे रीच आउट करना चाहेंगे। आपका कोई कॉम्पिटिटर है इस मार्केट में? बहुत कॉम्पिटिटर्स हैं, बहुत इंडस्ट्री में इनोवेशन। टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोई है ऐसे बड़ा प्लेयर? टेक्नोलॉजी में बहुत लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत लोग अचीव कर पाए, बहुत लोग अचीव नहीं कर पाए। जो अचीव कर पा रहे हैं वो लोग थोड़ा सा अपने आप को हाईलाइट कर लेते हैं। कौन है सबसे बड़ा प्लेयर अगर आप बताओ तो? आज की डेट में तो अभी हम इन सब मार्केट में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, बट इसी के अलावा अदर प्लेयर्स हैं, जैसे देहात है, क्रॉपिन है, अच्छा, सैटश्योर है। इन लोग भी काम कर रहे हैं, इन लोग भी अपने इनोवेशंस लेके आ रहे हैं। अच्छा, अलग-अलग तरह के प्रॉब्लम हाँ, सॉल्व कर अलग रहे अलग हैं। तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जो जितना ज़्यादा करने की कोशिश कर पा रहा है वो ज़्यादा सक्सेसफुल होता चला जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम्स बहुत हैं। किसी को इनपुट में सोल्यूशन चाहिए, किसी को प्रोड्यूस में सोल्यूशन चाहिए, किसी को ड्यूरिंग द टेन्योर सोल्यूशन चाहिए, तो उन सब सोल्यूशंस पे लोग काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है फार्मर के साथ काम करने में? कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है क्या? डिस्टेंस का प्रॉब्लम है, मार्जिन्स का प्रॉब्लम है। ओके, फार्मर आपको कभी भी एडवाइजरी सर्विसेज के लिए पैसे नहीं देगा। फार्मर कभी भी आपको हाई मार्जिन पे कोई काम करने को रेडी नहीं होगा। प्लस इसके बाद गवर्नमेंट सब्सिडीज, गवर्नमेंट इंटरवेंशन बहुत हाई होते हैं किसी भी चीज़ पे। पेनिट्रेशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्या-क्या प्रोडक्ट्स हैं? आपने 2 प्रोडक्ट्स बताए मुझे। तो एक तो उपज हो गया जिसमें हम एडवाइजरी, उसी तरह से हमने एक इन सॉइल मशीन बनाई। इन सॉइल मशीन में हमने सॉइल टेस्टिंग का फॉर्मूला है, ओके, तो सॉइल टेस्टिंग हमने शुरू करनी। तो सॉइल टेस्टिंग हमने आज की डेट में हम 18 मिनट पे एक सॉइल टेस्टिंग कर पाते हैं, जो कि किसी ज़माने में पहले लोगों को 2 घंटे 4 घंटे लगा करते थे सॉइल टेस्टिंग। क्या होता है सॉइल टेस्टिंग में, करते क्या हैं? कि सॉइल में न्यूट्रिएंट्स क्या क्या हैं, उसमें नाइट्रोजन कितना है, पोटेशियम कितना है, जो न्यूट्रिएंट्स है उसके बेसिस पे आप कल्टीवेशन डिसाइड करते हैं, मेथोडोलॉजी डिसाइड करते हैं। उसमें कितना पेस्टिसाइड डलेगा, कितना फर्टिलाइज़र डलेगा, कितना मैन्योर डलेगा, कौन सा बेटर क्रॉप हो सकता है। क्या कॉस्ट होता होगा इस छोटे से सॉइल टेस्टिंग का? अप्रोक्सीमेटली 150-200 रुपए। ये कितना बड़ा बिजनेस है? आज की डेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अकेले 6,000 करोड़ रुपीस का अप्रोक्सीमेटली सॉइल टेस्टिंग करती है। इट इज़ दैट काइंड ऑफ अ ह्यूज वॉल्यूम। तो ये एक प्रोडक्ट हो गया, और कोई प्रोडक्ट फिर है? इसके बाद हमारा एक प्रोडक्ट है जिसमें हम बायो फर्टिलाइजर्स बनाते हैं इन द नेम ऑफ इनेरा। तो ये सारा आपकी डिपार्टमेंट की टीम ही काम करती है? नहीं, इसमें हमारे साइंटिस्ट लगते हैं। दिस इज नॉट टेक्नोलॉजी, दिस इज रिसर्च। तो अभी कितनी बड़ी टीम है एब्सोल्यूट की? एब्सोल्यूट में हम लोग अप्रोक्सीमेटली 550-600 लोग हैं ठीक है। जो इस पे एक्टिवली काम कर रहे हैं। तो यू आर अ फंडेड स्टार्टअप? यस, वी आर अ फंडेड स्टार्टअप। क्या स्केल है अभी? हमने जब 100
$1 मिलियन फंडिंग रेज करी थी, $500 मिलियन की वैल्यूएशन में एब्सोल्यूट में। सो अभी आपका क्या प्रॉफिटेबिलिटी आ गया है कंपनी में? वी आर टुवर्ड्स प्रॉफिटेबिलिटी एंड Okay. वी आर एमिंग टू हैव एन IPO एज सून एज पॉसिबल। ओके, आईपीओ बहुत जल्दी आ रहा है। लाने की हम कोशिश करेंगे। सो एआई, आईओटी, ब्लॉकचेन, मशीन लर्निंग, ये कैसे एग्रीटेक में रोल प्ले कर रहे हैं? हम वेदर फोरकास्ट करना शुरू कर चुके हैं, तो वेदर फोरकास्ट में AI मॉडल्स लगना शुरू हो जाता है। ब्लॉकचेन आज की डेट में हम रियली यूज़ नहीं कर रहे हैं, प्रोबेबली इंडस्ट्री में और प्लेयर्स यूज़ कर रहे हो। आईओटी यूज होता है? IoT आपको मैंने सॉइल टेस्टिंग मशीन जो बताई, दैट इज अ लाइव एग्जांपल ऑफ एन IoT डिवाइस। तो बिगेस्ट लर्निंग क्या थी आपकी, जो आप एंटरप्रेन्योर्स को बताना चाहेंगे, जो 100 मिलियन और इस तरह के वैल्यूएशंस पे रेज कर पाए और अपने कंपनी को स्केल कर पाए? यू हैव टू प्रूव कि आपने जो भी किया है वो स्केलेबल है। सो फॉर एग्जांपल इंडिया में जनरली लोग जुगाड़ पे बातें करते हैं। सो प्रोबेबली टेक्नोलॉजी में कि अच्छा ये जुगाड़ लगा देते हैं। अच्छा। सो प्रोबेबली जुगाड़ नहीं लगाना चाहिए, इज़ व्हाट माय अप्रोच इज। आप जुगाड़ के बदले आप प्रॉपर राइट टेक्नोलॉजी लगाएं। आपने जो भी जुगाड़ लगाया उसको फाइन ट्यून करके आप प्रॉपर राइट सेट ऑफ पीस और फ्रेमवर्क और ब्लॉक क्रिएट करके ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाएं। जुगाड़ could work for a shorter duration, but probably for a longer journey, जुगाड़ doesn't work at all. तो आप किस तरह के स्टैक पे काम किए? ओपन स्टैक पे काम किए हैं? किस तरह का स्टैक रहा है आपका? I worked on multiple stacks. Currently, I'm even contributing towards AgriStack. क्या होता है एग्री स्टैक? So AgriStack is basically a concept wherein you have to contribute towards an ecosystem जहाँ से लोग अपना एडवांटेज, आपका एडवांटेज उठा पाएं। So it's an API eco driven ecosystem. आधार कार्ड का इकोसिस्टम बन चुका है। तो आधार कार्ड का इकोसिस्टम इज बेसिकली रिलेटेड विद एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन इंडिविजुअल। उसके ऊपर पेमेंट स्टैक बना एंड दैट्स हाउ UPI इमर्ज्ड। सो UPI इज यूजिंग आधार layer in order to identify an individual basis of which and banking ecosystems are working as of date. तो उसी तरीके से अब एग्री स्टैक आ रहा है कि एक फार्मर की आइडेंटिफिकेशन हो गई, उसका क्रॉप कैसा चल रहा है, उसके सैटेलाइट इमेजरी से आपने जब उसका आइडेंटिफाई कर दिया, उसके क्रॉप आइडेंटिफाई कर दी, उसमें उसके क्रॉप्स में जो डिजीजेज आ रही हैं वो आइडेंटिफाई कर दी। उन डिजीजेस के बाद उसके जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं रिलेटेड विद हिज प्रोड्यूस, उसको आपने उसी बॉडी में लेके आ गए। तो उससे उसका पूरा का पूरा एक कार्ड बन जाएगा जिसमें ट्रांजैक्शंस और जितने भी प्रॉब्लम्स उसने फेस करी है वो सारा बन जाएगा। और उसको बनने के बाद उसको कभी भी हेल्प चाहिए तो वो पूरे हेल्प इकोसिस्टम कर सकता है। जो उसने इंश्योरेंस कब लिया, क्रॉप इंश्योरेंस लिया, कितना लिया, कैसे लिया, क्या क्या लॉसेस हुए, क्या लॉसेस नहीं हुए। फॉर एग्जांपल अब KCC लेते हैं, एक फार्मर KCC लेता है तो उसका स्कोर कैसा है, KCC के पैसे कब तक रिफंड कर पाता है, तो दैट कि उसको कभी भी नेक्स्ट टाइम कोई भी क्रेडिट लेना है तो वो आराम से क्रेडिट ले सकता है, कोई भी उसको लेंड कर सकता है ईजिली। तो पूरी हिस्ट्री रहेगी तो आसानी होगी। अब हम लोग अर्बन कम्युनिटी में रह के हमारा सिबिल स्कोर तो हमारी इनकम के बेसिस पे इवैल्यूएट हो जाता है। करेक्ट। बट प्रोबेबली एक फार्मर की इनकम पे सिबिल स्कोर इवैल्यूएट करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज काफ़ी टाइम उसकी कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं। करेक्ट। वहाँ पे बैंक अकाउंट चेंज करते रहते हैं फार्मर्स। तो वो कैसे ट्रैक करते हैं फिर? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आज की डेट में जनरली बहुत कम लोग ट्रैक करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं किसी भी फार्मर का। सो सिबिल तो क्रेडिबिलिटी कैसे आएगी फार्मर की? क्रेडिबिलिटी आएगी प्रोबेबली जब एग्री स्टैक इकोसिस्टम वहाँ पे लॉन्च हो जाएगा। ओके। और एग्री स्टैक पे लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, मल्टीपल प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स इंटीग्रेट करेंगी, कोलैबोरेट करेंगी एक साथ, तब वहाँ पे वो इकोसिस्टम बहुत बड़ा इनलार्ज बन जाएगा। आपने एग्री स्टैक की बात की और आपने एक्सप्लेन किया। अभी आप बताइए कि आप ये जो पूरा सिस्टम है ये कहाँ क्लाउड पे डालते हैं, कैसे वर्क करता है? सो हमने अपना पूरा इकोसिस्टम ऑन प्रेमाइस सर्वर्स पे डाल रखा है। वाई? मतलब जनरली तो लोग क्लाउड पे डालते हैं। AWS, Azure आर वेरी पॉपुलर, राइट? तो क्यों ऐसा क्यों किया? तो बेसिकली AWS, Azure, ये सब जितने भी इनको हम लोग हाइपर स्केलर्स बोलते हैं। ओके। तो हाइपर स्केलर्स आर वेरी गुड फॉर बिजनेसेस जहाँ पे बहुत अच्छे मार्जिन्स हैं। द ग्रॉस मार्जिन्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस आर क्वाइट हाई। हम लोग बड़े थिन ग्रॉस मार्जिन्स पे एग्री इंडस्ट्री पूरी चल रही होती है। हमारे पास उतना स्केल नहीं होता कि हम उस पे इस तरह के फंक्शंस पे हम ज़्यादा स्पेंड कर पाए, नंबर वन। नंबर सेकेंड, जो कॉस्ट है वो जस्टिफाइबल नहीं होती है।
So let me give you a very small example कि AWS में जो मैं certain core of servers अगर मैं लूँ और वही चीज़ अगर मैं ऑन प्रेमाइज सर्वर लूँ, सो प्रोबेबली ऑन प्रेमाइज सर्वर का 3 मंथ्स का जो कॉस्ट है उतने में मैं AWS का बिल जो है 24 महीने का पे कर पाऊँगा। तो 3 महीने में मैं रिकवर कर सकता हूँ सारा का सारा ऑन प्रेमाइज का खर्चा, विच आई वुड बी पेइंग फॉर 12 मंथ्स 24 मंथ्स इन AWS। ये तो बिल्कुल अपोजिट हो गया, ये तो मिथ हो गया जो आप सॉल्व बता रहे हो मुझे। बेसिकली हाइपर स्केलर लाइक AWS Azure इज मोर कॉस्टली देन Yes. ऑन प्रीमाइज सर्वर्स। यस। ये नया चीज पता चला। तो ये लोगों को पता नहीं है या कैसे? सी ऑन प्रेमाइस में आपको थोड़ा सा एडिशनल हार्डवर्क करना पड़ता है। आपको हाइपर स्केलर्स में बहुत चीज़ें एडिशनली मिल जाती हैं जो कि आपको ऑन प्रेमाइस सॉल्यूशंस में नहीं मिलती हैं और Okay. आपको उसके सेटअप्स करने पड़ते हैं। अगेन वो सब सेटअप्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, ओपन सोर्स में भी वो सारे सेटअप्स अवेलेबल होते हैं। लेट मी गिव यू अ रियल लाइफ केस ऑफ आवर्स। हम AI सॉल्यूशंस के लिए हम लोग सर्टेन कोर सर्टेन GPUs यूज़ कर रहे थे। तो जितना GPUs मैं यूज़ कर रहा था एंड आई रियलाइज़ कि मैंने हाइपर स्केलर में अप्रॉक्सीमेटली 3 महीने में जो पे किया उतने में तो मेरा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ही आ जाता और वो उसको मैं फिर लॉन्ग टाइम 3 साल 4 साल के लिए चला पाता। दैट वाज मच मोर कॉस्ट इफेक्टिव फॉर मी। तो ये तो सबके लिए होना चाहिए ना इस तरह का। यस डेफिनेटली। तो जितने भी आर्किटेक्चर्स स्ट्रक्चर्स बनते हैं प्रोबेबली अल्टीमेटली AWS भी क्या है, इट इज़ अ इकोसिस्टम जो कि फिजिकल हार्डवेयर में ही चल रहा है। राइट, बट डिफरेंट लोकेशन पे है और आपको उसका हैसल नहीं है। हाँ, बस हैसल भी आज की डेट में डेटा सेंटर में भी वो सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं जहाँ पे आपको हैसल कम होगा। अपना सर्विस लगाने में वी एज एन इंडिविजुअल अज्यूम कि बहुत हैसल है, एक्चुअल में हैसल बहुत कम है। तो और आप रिकमेंड करोगे ऑन प्रीमाइज रखने के लिए Yes. बिकॉज आपका एक्सपीरियंस रहा है। यस मतलब हमारा आर्किटेक्चर इस तरह से स्केल हो जाए, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर्स, डॉकर्स, कुबरनेटिव्स, इन सबों में ऐसा नहीं है कि दीज आर नॉट पॉसिबल इन ऑन प्रेमाइज सॉल्यूशन। दीज आर रियली पॉसिबल इन ऑन प्रेमाइज सॉल्यूशंस एंड आई वुड ऑलवेज प्रेफर कि आप अपना स्ट्रक्चर इस तरह से बना लें कि कॉस्ट इफेक्टिव सिस्टम्स आपके बनते चले जाएं। ये तो बात कर लिया मैं टेक्नोलॉजी साइड में। अभी आपने, क्योंकि आप ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आप टेक साइड से हैं और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में, तो मुझे थोड़ा सा ये जानना है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है हमारे फार्मर्स की। मतलब बहुत सारे फार्मर्स के सुसाइड्स के भी आते ही रहे सिंस वी हैव बीन नोइंग इट, राइट? तो क्या ऑन ग्राउंड रियलिटी है हमारे फार्मर्स का? हर तरह के लोग हर तरह की कम्युनिटी में अवेलेबल हैं। कुछ होंगे जो वेलबींग होंगे, कुछ होंगे वेलबींग नहीं होंगे। सो नंबर 1, हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। करेक्ट। तो जितने भी हार्ड वर्किंग फार्मर्स हैं प्रीडोमिनेटली यू विल सी देम कि दे आर वेल टू डू काइंड ऑफ। जनरली आप अगर जाके देखें, फॉर एग्जांपल राजस्थान की अगर हम बात करें, राजस्थान की जब भी हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक डेजर्ट की फीलिंग आती है कि रेगिस्तान होगा। हाँ जी। वहाँ पे पानी की कमी होगी। यस, सर्टेन पार्ट्स ऑफ राजस्थान में आज भी ऐसा है, बट मोस्ट पार्ट ऑफ राजस्थान इज क्वाइट ग्रीन इन नेचर। और राजस्थान के फार्मर्स जितने लोगों से मैं मिला हूँ, दे आर रियली वेल टू डू। फार्मर्स इतने गरीब नहीं है जितने मतलब सर्टेन एरियाज में यस, ये परसेप्शन है, लेकिन हाँ, परसेप्शन नीड्स टू चेंज एक्चुअली। तो हम जितना सोचते हैं, जितना हमारे माइंड में डाला गया है, प्रोबेबली दैट इज अ रियल मिथ। टैक्सेशन पे जो अगर बात करें, जीरो टैक्सेशन ऑन फार्मर्स, उसको भी आपको क्या लगता है? मेरा पर्सनल बिलीफ है कि जितना गवर्नमेंट ने आज तक लीवे दे रखा है, सर्टेन थिंग्स नीड्स टू चेंज। ओके, एग्रीकल्चरल इनकम अच्छे होते हैं फार्मर्स के? यस, सो प्रोबेबली देयर शुड बी अ बार। एक लेवल के बाद एग्रीकल्चर इनकम शुड बिकम टैक्सेबल, क्योंकि जो पूरी अगर जनता मेहनत कर रही है, हार्डवर्क कर रही है, मतलब व्हाई नॉट टू ब्रिंग देम इन दी टैक्स स्ट्रक्चर इकोसिस्टम। जैसे एम्प्लॉइज अपनी सैलरी के साथ ग्रो करते, टैक्स बढ़ता है, आप सजेस्ट करते हो कि वैसे ही एग्रीकल्चर में होना चाहिए, जो अच्छा कमा रहे हैं उनको टैक्स लगना चाहिए, शुड नॉट बी जीरो। हाँ, इट शुड नॉट बी जीरो। फार्मर बिल्स पे इसके रिलेटेड आप तो इसी इंडस्ट्री में आपका क्या व्यू है? सी, फार्म बिल was a very nice concept. Farm bill was portrayed as a wrong misbelief. फार्म बिल क्या था, आप थोड़ा बताइए। So फार्म बिल में क्या था कि आज की डेट में इवन एट दैट पॉइंट इन टाइम, उस समय फार्म बिल में
एक फार्मर केवल एक अपने नियरेस्ट मंडी में ही अपना प्रोड्यूस बेच सकता था। फार्म बिल में इंट्रोड्यूस हुआ कि वो अपनी मंडी के बियॉन्ड भी कहीं भी बेच सकता है अपना प्रोड्यूस। फॉर एग्जांपल वो ऑनलाइन बेच सकता है, वो किसी और मंडी में उसको जहाँ पे पैसे ज़्यादा उसको लग रहे हैं कि उसको मिल सकते हैं, तो वो वहाँ पे अपना प्रोड्यूस बेच ले। तो ये तो अच्छी बात थी। एग्जैक्टली उसको पोर्ट्रे गलत तरीके से किया गया। क्या पोर्ट्रे किया गया था? उसको पोर्ट्रे ये किया गया कि फार्म को लॉस होगा, उसको एमएसपी में अश्योरिटी मिलनी चाहिए। एमएसपी हैज़ टू डू नथिंग विद फार्म, मतलब रियल फार्म बिल। तो पहले लिमिट था, मतलब वो एक जगह पे ही बेच सकता है, ऐसा था क्या पहले? होता क्या है कि हर एक तालुका या विलेज लेवल डिपेंडिंग अपॉन द साइज एक मंडी बनती है, ठीक है। एपीएमसी मंडी हम बोलते हैं। उस एपीएमसी मंडी में ही एक फार्मर अपना प्रोड्यूस जाके बेच पाता है। तो लोग इसके अगेंस्ट हुए कि मतलब आप मुझे उसी लोकेशन पे रखो, आप मुझे अलाउ मत करो, ऐसा चाह रहे थे? एग्जैक्टली, ये तो अच्छी बात नहीं है। अग्रीड। तो इसमें काफी सारा मतलब नेगेटिव एलिमेंट्स आए इसमें कि यस, नहीं हो ऐसा। बहुत ढेर सारी कंट्रोवर्सीज हुई। करेक्ट। उन सब कंट्रोवर्सीज में डिस्कशन करने से तो कोई फायदा नहीं है। हाँ। बट यस, फार्म बिल का रिवोक वाज एक्चुअली नॉट गुड फॉर फार्मर्स और एंड नॉट गुड फॉर नेशन। कैन इंडिया बिकम अ ग्लोबल पावर इन फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर? हाँ, मेरा ज़रूर मानना है कि इंडिया अब बहुत आगे जा सकता है, बहुत इनोवेशन कर सकता है, ग्लोबल मार्केट में डेफिनेटली सक्सीड कर सकता है इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर डोमेन। और ये मेरा कॉन्फिडेंस है कि इंडिया सक्सीड कर सकता है। इंडिया में फार्मर्स अपने नेटिव वे में बहुत ढेर सारे इनोवेशंस करते हैं, और वो इनोवेशंस फार्मिंग लेवल पे इतनी अच्छी है कि वो डिफरेंट स्केल पे लेके जा सकते हैं। देर आर सर्टेन थिंग्स विच नीड्स टू बी इरेडिकेटेड। एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। मैंगो प्लांटेशन में देर आर सर्टेन, और ये कई ढेर सारे प्लांटेशन में मेथडोलॉजीज में है। फॉर एग्जांपल एक कलतार करके एक मेडिसिन आती है, वो डाल के हम मैंगो प्लांटेशंस को प्री बर्थ कर देते हैं। और प्री बर्थ कर लेने से क्या होता है कि हमें मैंगो की पैदावार सीजन से पहले मिलनी शुरू हो जाती है। अच्छा। उससे लेकिन प्लांट, जो मैंगो प्लांट है, जो मैंगो ट्री है, उसको बहुत हार्म पहुंचता है। तो इस तरह की मेथडोलॉजीज को अगर हम फार्मर्स एक्चुअल में समझ के उसको यूज़ करना छोड़ दें, और हम अपनी क्वालिटी एग्रीकल्चर की रियली में इम्प्रूव कर लें, वी कैन एक्चुअली बिकम वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज और प्रोबेबली द लीडर्स इन एग्रीकल्चर डोमेन। अभी हम किस रैंक पे आते हैं, अगर आपको पता हो तो? एग्जैक्ट रैंक तो मेरे को अभी नहीं पता है, बट यस, वी आर अमंग टॉप 10 कंट्रीज एज ऑफ नाउ ग्लोबली। क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग क्या होता है? क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग में बेसिकली क्लाइमेट टेक्नोलॉजीज को यूज़ करके हम फार्मिंग मेथडोलॉजीज यूज़ करते हैं। प्रीडोमिनेंटली ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है क्लोज फार्मिंग में। आपने देखा होगा कि कवर्ड फार्मिंग्स होती हैं जिसमें वाइट छतरी टाइप की लगा के फार्मिंग्स की जाती हैं, और एंड देयर आर वर्टिकल फार्मिंग्स। वर्टिकल फार्मिंग्स में क्या होता है, ऑल्दो इंडिया में उतनी ज़्यादा फेमस नहीं है, जिसमें बिल्डिंग्स होती हैं, बिल्डिंग्स में रैक्स होते हैं, रैक्स में प्लांट्स डाले जाते हैं और वहाँ पे उनकी ग्रोथ होती है। तो कवर्ड फार्मिंग में क्लाइमेट को कंट्रोल करा जाता है और उससे फार्मिंग प्रोड्यूस को की इंक्रीज होती है। एग्रीकल्चर ट्रेडिशनली एक ऑफलाइन इंडस्ट्री बोला जाता है, राइट? तो डिजिटली इसको अडॉप्ट करने के लिए क्या बैरियर्स होते हैं? मोस्टली इन्वेस्टमेंट। तो एक जैसे कवर्ड फार्मिंग है, वर्टिकल फार्मिंग है, इन सबों की एडॉप्शन इंडिया में बहुत ही कम है। गवर्नमेंट बहुत ढेर सारे इनिशिएटिव्स ले रही है जिसमें इन सबों को बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव बनाने की कोशिश की जा रही है, और बहुत ढेर सारा इन्वेस्टमेंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इन सब जगह लग रहा है। बट यस, देयर लॉट ऑफ पीसेस जहाँ पे एडॉप्शन इन लोगों की इंक्रीज करने की ज़रूरत है। कुछ जगह है जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, कुछ जगह है जहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे इस तरह की मेथडोलॉजीज यूज़ करके हम इसको और आगे बढ़ावा दे सकते हैं। एग्रीटेक प्लेटफॉर्म को स्केल करने में आई एम श्योर बहुत सारे चैलेंजेस आते होंगे, राइट? तो आपको ये आपने 2 कंपनी में जो रन किया, एग्री बाजार एंड एग्री टेक के हिसाब से एब्सोल्यूट, तो इसमें क्या सबसे बड़ा आपका चैलेंजेस और बैरियर्स रहे हैं अभी तक? सबसे बड़ा चैलेंज जो रहा है वो रहा है कि एक इंजीनियर को एग्रीकल्चर डोमेन के बारे में समझाना, एक प्रोडक्ट मैनेजर को एग्रीकल्चर डोमेन के बारे में समझाना, एक डिज़ाइनर को एग्रीकल्चर डोमेन के बारे में समझाना। फॉर एग्जांपल, अगर एक फार्मर है, फार्मर को अगर एप्लीकेशन यूज़ करनी है तो अपनी लोकल लैंग्वेज में यूज़ करेगा।
एक ई कॉमर्स की आप ऐप खोलें और एक एग्री टेक की ऐप खोलें तो दोनों में डिज़ाइन के ही आपको बहुत सारे डिफरेंसेस मिलेंगे। आपको लगेगा कि ये डिज़ाइन चैलेंजेस है जो आपको रूरल ऐप में मिलेंगे, करेक्ट। बट रूरल ऐप में वो डिज़ाइन चैलेंजेस ज़रूरी होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक ई कॉमर्स ऐप बंद कमरे में लोग घर के अंदर या ऑफिस के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं, जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट मोबाइल फ़ोन पे नहीं अपीयर होती है। करेक्ट। अब लेकिन एक फार्मर जो यूज़ करता है वो उसको अपने खेत में यूज़ करता है। नाउ मोबाइल स्क्रीन क्योंकि सनलाइट रेज दे रही होती है तो मोबाइल का रिफ्लेक्शन डिफरेंट होता है। तो जो कलर कॉम्बिनेशंस हैं जो मेरे को एक फार्मिंग ऐप में डालने हैं वो मेरे ई कॉमर्स ऐप से डिफरेंट होंगे। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। अब वो कलर अगर आप नॉर्मल शैडो लाइट पे देखेंगे तो वो कलर आपको खराब लगेगा, बट वो कलर आपको इसलिए यूज़ करना पड़ता है क्योंकि वो ताकि सनलाइट में भी अच्छी तरह से एक फार्मर इस्तेमाल कर सके। सिमिलरली फॉन्ट पे, तो फॉन्ट जितने भी अवेलेबल हैं तो वो लिंग्विस्टिक अप्रोच में नहीं चल पाते हैं, तो उससे काफ़ी ढेर सारे डिज़ाइंस चेंजेस होते चले जाते हैं। तो वो आपको अपने कोडिंग में उस तरह से एम्बेड करना होता है कि अगर सर्टेन फॉन्ट आप जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अगर लैंग्वेज चेंज होती है तो फॉन्ट डिफरेंट स्टाइल की हो तो आपके जो फ्रंट एंड है वो बिल्कुल भी ना चेंज हो। तो वो अप्रोच लेके आना, तो वो अगेन एक सेट ऑफ डिफरेंट चैलेंज है। यूज़र डिफरेंट है, यूज़र के हिसाब से होना बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली। व्हाट रोल डज डेटा एनालिटिक्स प्ले इन ऑप्टिमाइजिंग दिस एंटायर इंडस्ट्री? एग्रीकल्चर जो है दैट इज रियली फाइटिंग विद गॉड। खेत है, खेत में आपको वाटर भी चाहिए, आपको सनलाइट भी चाहिए, आपको एयर भी चाहिए। तो इनके कॉम्बिनेशंस, इनके डिपेंडेंसीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इवन एक छोटा सा चेंज कि अगर एयर की मूवमेंट की डायरेक्शन, विंड डायरेक्शन अगर ईस्ट टू वेस्ट जा रही है और अगर वो वेस्ट टू ईस्ट हो गई तो भी क्रॉप ईल्ड में बहुत ढेर सारा डिफरेंस आ सकता है। इन सबों को रियल में मेजर करना और नेचर के साथ आगे बढ़ना, अपने एआई इंटेलिजेंस को लगाना, अपने मशीन लर्निंग इंटेलिजेंस को लगाना इज़ अ रियल चैलेंजिंग जॉब। तो और उसका डेटा जितना भी आप निकाल के लेके आ रहे हैं दैट शुड बी अटमोस्ट एक्यूरेट और नियर टू एक्यूरेट, क्योंकि आप डायरेक्टली नेचर में जो एनालिटिक्स चल रही है उसको आप रिजेंबल करेंगे तभी आपकी एक्यूरेसी बहुत हाई जाएगी। द मोमेंट वो डेटा में थोड़ा सा भी मिसमैच हुआ, गलत गया, गलत इंटरप्रेट हुआ, गलत ट्रेनिंग हो गई तो आपका जो आउटपुट है वो गलत आ जाएगा। एज अ CTO ऑफ अ एंटरप्राइज लेवल कंपनी, हाउ डू यू बैलेंस जो फार्मर की नीड्स हैं, इनोवेशन और बिजनेस ग्रोथ, ये तीन चीज़ को कैसे मैनेज करते हो आप? सो फर्स्ट ऑफ ऑल टीम इंटरेक्शन, टीम कम्युनिकेशन। नंबर सेकंड कांस्टेंट लर्निंग। नंबर थर्ड जो भी हमने डेवलप कर रखा है उसको यूज़र से उसका रियल टाइम में फीडबैक लेना और उसमें इम्प्रोवाइज करना। इसमें आपका कोई क्लैशेस आते हैं? बिजनेस ग्रोथ, फार्मर का नीड कुछ और है, बिजनेस ग्रोथ कुछ और डिमांड कर रहा है और आपको इनोवेशन कुछ और करना है। हाँ, डेफिनेटली क्लैशेस आते हैं, बट दोज क्लैशेस आर गुड फॉर बोथ द यूज़र एंड फॉर द बिजनेस। अगर आप कोई भी एक बिजनेस चला रहे हैं तो वो बिजनेस आप प्रॉफिटेबिलिटी के लिए ही चलाएंगे। राइट। तो डेफिनेटली मेरे को बिजनेस से प्रॉफिटेबिलिटी भी लेके आनी है, मेरे को यूज़र की भी ग्रोथ जर्नी देखनी है, और अगर आपका यूज़र ग्रो कर रहा है तभी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो कर रही है। सो आपका क्या अप्रोच होता है एक हाई परफॉर्मिंग टेक टीम बनाने का? क्या लर्निंग रही है? आप किस लेवल पे इस चीज़ को, चैलेंजेस को इसमें सॉल्व की? मेरा पहला जो थॉट प्रोसेस रहता है कि एक अच्छी टीम बनाने के लिए, दैट इज़ कि उस टीम की कोलैबोरेटिव अप्रोच कैसी है। तो एक जब भी मैं किसी इंडिविजुअल को हायर करने की कोशिश करता हूँ, सो मैं ये देखने की ज़रूर कोशिश करता हूँ कि उसका इंटरेक्शन बाकी टीम मेंबर्स के साथ कैसा होगा, कैसा रहा है ये कैसे पहले। पता करते हो आप? उससे बातें करके, तो उससे जब आप बातें करेंगे और उससे जब आप पूछेंगे कि आपने अपना पुराना एक्सपीरियंस बताइए और अच्छा बुरा सारा एक्सपीरियंस आप पता बताइए। करते हैं, तो बहुत लोग क्या करते हैं केवल अपना अच्छा एक्सपीरियंस बताते हैं, अपने बुरे समय के बारे में बातें नहीं करते हैं।
तो Correct. जब भी आप उनसे उनके बुरे समय के बारे में बातें करेंगे और जब वो बता पाएंगे रियलिटी में, तब आपको पता चलेगा कि उन्होंने उस समय क्या अप्रोच लिया और टीम कोऑर्डिनेशन कैसा हुआ। दैट बिकम्स एट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर दूसरा पॉइंट आता है जिसमें मैं इवैल्यूएट करता हूँ कि उन लोगों की इंथुजियाज्म कितनी अच्छी है उस पर्टिकुलर डोमेन के लिए। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं एक फ्रंट एंड डेवलपर हायर कर रहा हूँ, तो फ्रंट एंड डेवलपर हायर करने में मैं सबसे पहले ये वैलिडेट करूँगा कि उसने जो भी कोड लिखा हुआ है, उसने वो कोड को वैलिडेट कैसे किया है, कहाँ किया है, क्या क्या मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करके किया है। अगर वो अच्छी तरह से किया है तो फिर उसकी वैल्यूएशन है। अदरवाइज अगर उसने कोई भी इवैल्यूएशन अपनी करी नहीं है, जो भी उसने कोड लिखा है, तो फिर उसको टीम में लेके आने का कोई फ़ायदा नहीं है। सिमिलरली एक एआई इंजीनियर है, एक एआई इंजीनियर से मेरी ये एक्सपेक्टेशन है कि वो उसको भले एक ही मॉडल आता हो, लेकिन जिस भी मॉडल पे उसने काम किया उसको अच्छी तरीके से आता हो, वो मुझे समझा सके एज अ नो मैन कि वो मॉडल क्यों इस्तेमाल होता है, कैसे इस्तेमाल होता है और उसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं। वो डेटा को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सके। एक एआई इंजीनियर जो कि केवल मॉडल पे बातें करता है और डेटा पे बातें नहीं करता है, ही इज़ नॉट अ गुड एआई इंजीनियर। तो किस तरह के टेक स्टैक पे आपकी पूरी टीम काम करती है? क्या-क्या स्किल्स हैं? किस डेज़िग्नेशन पे वो काम करते हैं? थोड़ा बताइएगा। सो टेक स्टैक्स में हमारे यहाँ प्रीडोमिनेंटली नोड जेएस, पाइथन में बैकएंड में सबसे ज़्यादा काम होता है। फ्रंट एंड में हम लोग एंगुलर एंड रिएक्ट पे काम करते हैं। ओके। हमारा मोबाइल ऐप नेटिव एंड्रॉयड एंड स्विफ्ट में डेवलपमेंट हो रखी है। ओके, और किस-किस तरह के रोल्स में आपकी टीम में होते हैं लोग? So generally, AI engineers are there, machine learning engineers are there, front end engineers are there, back end engineers are there. There are few engineering managers. Then we have DevOps with us. Then we have product managers with us and design folks. डिज़ाइन फोक्स आर आल्सो देयर। आप किस तरह के रोल के लिए हायरिंग करते हो? हमारा एक मिशन है कि हम इंडिया को एम्प्लॉयमेंट देना चाहते हैं, नॉट ओनली जस्ट लर्निंग। तो आपके टीम के लिए हम बिल्कुल रेफरल्स देंगे। जब भी आप हायरिंग करते हो तो जो भी हमारी ऑडियंस सुनेगी वो आपके इन रोल्स के लिए अप्लाई करेगी। मैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन में डालूँगा। तो आप बताइए किस तरह के रोल्स आप हायर करते हो जिसके लिए हम हेल्प कर सकते हैं अपनी? Predominantly AI engineers, फिर इसके बाद बैक एंड इंजीनियर्स, फ्रंट एंड इंजीनियर्स, प्रोडक्ट मैनेजर्स, इस तरह के लोग हमारे यहाँ काफ़ी डिमांड में रहते हैं। तो आप उन सबको हायर करने में हेल्प कर सकते हैं। यस। आप हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे अगर उनको एग्रीटेक स्पेस में कंपनी खोलनी है? किस टेक्नोलॉजी पे काम करें? क्या प्रॉब्लम्स हैं एग्रीकल्चर स्पेस में जो वो सॉल्व कर सकते हैं? सबसे पहले अगर किसी भी एंटरप्रेन्योर को अगर एग्रीकल्चर स्पेस में काम करना है, तो सबसे पहले उन्हें एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स के बारे में समझना होगा। उसको समझने के लिए उनको फील्ड में जाके समझना होगा कि एक खेती बाड़ी कैसे होती है, एक किसान कैसे अपना अन्न उगाता है और अन्न बेचता है। ओके। अगर वो जब तक उसको बेसिक चीज़ें नहीं पता होंगी, तब तक उसको एग्रीकल्चर डोमेन में घुसने का कोई रियल फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगर वो समझ गया तो? अगर वो समझ गया है तो प्रोबेबली उनको फिर की आइडेंटिफाई करना है कि उनका स्ट्रेंथ कहाँ पे, स्वॉट एनालिसिस अपना खुद का करे और अपनी वीकनेस, अपनी स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करके अपॉर्चुनिटी और थ्रेट देखे और उस हिसाब से वो उस डोमेन में घुसने की कोशिश करता चला जाए कि हाँ, मेरे को एग्रीकल्चर डोमेन में एक स्पेसिफिक सेक्टर में घुसने की कोशिश करनी चाहिए। फार्मर्स में किसी भी प्रोडक्ट के लिए जो यूज़र बिहेवियर है वो बहुत लॉन्ग होगा किसी को चीज़ को समझने में, वो कैसे सॉल्व कर सकता है? उनके साथ जाके बात करने में, मिलने में, अगर उनके नेटवर्क पे कोई लोग हैं जो खुद से खेती बाड़ी कर रहे हैं, मैंने यह भी देखा है देयर आर लॉट ऑफ इंजीनियर्स जिन्होंने इंजीनियरिंग त्याग दी और वो फार्मिंग में उतर आए। अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग और ये सब बहुत चल रहा है ट्रेंड में। सी ट्रेंड को एक बार के लिए हमें साइडलाइन करना होगा कि ठीक है। ट्रेंड ओनली लास्ट फॉर अ स्मॉलर ड्यूरेशन। राइट। तो ट्रेंड की मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, अगर किसी को खेती बाड़ी में
किसी को इंटरेस्ट है। उतरना है। एक इंजीनियर भी आज की डेट में फार्मिंग कर रहा है और अच्छी इनकम कमा रहा है। ऐसा नहीं है कि वो खराब इनकम कमा रहा है, अच्छी इनकम कमा रहा है और लोग उसको पैशनेटली कर रहे हैं। इवन तो जैसे कुकिंग इज अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट, सिमिलरली फार्मिंग इज प्योरली अ साइंस। आज के टाइम में इंजीनियर्स एग्रीकल्चर स्पेस में जाना चाहते हैं, मतलब जिनको इसमें डेवलपमेंट करना है, एग्री टेक में कुछ करना है। सी इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा। मैंने बहुत इंक्लिनेशन देखी है कि लोग जा रहे हैं और इसमें एडॉप्शन भी बहुत हाई है। और इस स्पेस में टेक्नोलॉजी इनोवेशंस बहुत ही एकदम कटिंग एज टेक्नोलॉजी लेवल पे हो रही है। फॉर एग्जांपल ड्रोन की एडॉप्शन है, तो अब कोई ड्रोन टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। प्रोबेबली एग्रीकल्चर स्पेस में ड्रोन की इतनी हाई यूजेबिलिटी है कि वो ड्रोन टेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर स्पेस में लगा सकता है। आईओटी टेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में लगाना इज़ अ वेरी सिंपल गेम और उससे उसको लिवरेज बहुत ढेर सारी मिल सकती है। सप्लाई चेन है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन एग्रीकल्चर डोमेन इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। तो किसी को सप्लाई चेन में कॉम्प्लेक्सिटी अगर सॉल्व करनी है तो एग्रीकल्चर कैन एक्चुअली फुलफिल दैट पीस। एग्रीटेक इज बूमिंग, सो इसमें क्या सबसे बड़ा अनटैप्ड अपॉर्चुनिटी है? सी इसमें अनटैप्ड अपॉर्चुनिटी तो बहुत ढेर सारी है। राइट फ्रॉम क्रेडिट, ट्रेडिंग, सेटलमेंट, शिपमेंट, लॉजिस्टिक्स, एग्री ग्रोथ, जो क्रॉप ग्रोथ है, क्रॉप यील्ड है, इंश्योरेंस है। तो देयर आर लॉट ऑफ अनटैप्ड अपॉर्चुनिटी। बहुत लोगों ने बहुत काम कर लिया है, लेकिन हाँ बहुत चीज़ें अनटच्ड है। किसी को भी जाना है, उन सब अनटच्ड चीज़ों को समझना है और इसके बाद आगे बढ़ जाना है। फॉर एग्जांपल एक फार्मर केवल एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट नहीं होता है, उसके पास कैटल्स भी होती है, उस पे डिपेंडेंट होता है, उसके पास अदर रिसोर्सेज होते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर रिजर्वायर्स होते हैं, वाटर रिजर्वायर्स पे लोग काम कर रहे होते हैं। तो उन सबों की माइनिंग पे अब एक फिशरीज़ है। फॉर एग्जांपल फिशरीज़ भी अब एग्रीकल्चर का ही पार्ट है। तो फिशरीज़ बिकम्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री जहाँ पे लोग अब बहुत ढेर सारे स्टार्टर्स उस लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। वर्टिकल फार्मिंग, लैब ग्रोन मीट, इन सब इंडस्ट्री में जो ये नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, क्या ये एक हाइप है या इसमें बहुत सारा हम एआई ड्रिवन फार्मिंग और ये सब जो है हम प्रिसीजन फार्मिंग ये हम कर पा रहे हैं, ये सिर्फ अभी के लिए हाइप है, ये आगे बढ़ेगा? देखिए इसमें रिसर्च बहुत ढेर सारी हो रही है। अभी ये बहुत ही निश लेवल पे, कुछ कुछ कंट्रीज़ में ये काफ़ी उनकी एडॉप्शन बहुत हाई लेवल पे जा चुकी है। सो यस, देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल इन दीज, जहाँ पे लोग अडॉप्ट करके इसको आगे बढ़ा सकते हैं। इंडिया का रोल आप कहाँ देखते हैं ग्लोबल फूड सिक्योरिटी को टैप इन करने में, एक ग्लोबल पावर बनने में, फूड सिक्योरिटी के मामले में इंडिया कहाँ है अभी? सो मेरी समझ से ग्लोबल फूड सिक्योरिटी में अभी इंडिया ने अभी कदम रखा ही रखा है। अभी एज ऑफ डेट इंडिया को उसमें काफ़ी कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल हम कई ढेर सारे ऐसे एक्सपोर्ट्स करते हैं जो जिसमें रिटर्न्स आ रहे हैं। हमारे क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स जो हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं दूसरी कंट्रीज़ को, वो सब रिजेक्ट्स भी हो रहे हैं। तो उन सब जगह देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज। उन सब जगह हमारे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और एंटरप्रेन्योर्स को काम करने की बेहद ज़रूरत है। एक बूटस्ट्रैप स्टार्टअप एग्रीटेक में करना या वीसी फंडिंग करना, क्या बेटर है? सी बूटस्ट्रैप करने से एक एंटरप्रेन्योर को हमेशा लिवरेज रहेगा, एक फंडिंग लेने का एक डिफरेंट लिवरेज है। सो अगर कोई किसी को अच्छा ग्रॉस मार्जिन का धंधा मिल रहा है जिसमें ऑटोमेटिकली वो रेवेन्यू जनरेट करके अगर अपने खर्चे कर सकता है, आई विल ऑलवेज एडवाइज हिम टू डू बूटस्ट्रैप। बट देयर आर सर्टेन प्रोडक्ट्स और सर्टेन फीचर्स और सर्टेन बिजनेसेस जहाँ पे आप बूटस्ट्रैप से काम नहीं कर सकते, जहाँ पे आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। तो वो और वहाँ पे इनोवेशन करके आप मास में स्केल करना चाहते हैं, एट दैट पॉइंट इन टाइम इट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स। तो उस समय वीसी फंडिंग पे लोग जाएं। और लेकिन जब भी वीसी फंडिंग में जाए तो आप हमेशा इनोवेटिव प्रोडक्ट लेके जाएं। आज के जेन जी से या समझिए 20 ईयर ओल्ड एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर से आप क्या एडवाइस देना चाहोगे जो टेक स्पेस में जाना चाहते पढ़ाई करना कभी नहीं छोड़े। हैं? अच्छा।
टेक तो में पढ़ते रहना होगा ये। हाँ, मतलब ये सबसे पहला मंत्र है, ठीक है? ये मैंने सीख लिया है कि इंजीनियरिंग, टेक, इसमें कांस्टेंट इनोवेशन, आज एआई है, प्रोबेबली कल होगा नहीं होगा, मैं नहीं बोल सकता। बट एक नई चीज़ ज़रूर होगी, जिसकी कल्पना हमने पहले नहीं की थी और उसको सीखने की ज़रूरत होगी, जो हमें स्कूल, कॉलेज में नहीं पढ़ाया गया होगा। तो आपके कहाँ-कहाँ पे कितने प्रोजेक्ट्स में आपने इन्वेस्ट कर रखा है? क्या आपका रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट है? सो रियल एस्टेट में मेरे 7-8 फ्लैट्स हैं? इन्वेस्टमेंट्स हैं। ओके। तो वन इज़ इन मुंबई, 2 इन गुड़गाँव, 3-4 इन हियर इन नोएडा। तो क्या आप प्लॉट्स खरीदते हो या लग्ज़री प्रोजेक्ट्स और क्या या 3 बीएचके ऐसा कुछ नॉर्मल क्या करते हो? So depends. So just for example, I have one commercial project investment as well. इसके बाद शुरू में जब when I started my investment journey, तो घर खरीद के शुरुआत की थी, छोटे फ्लैट्स फिर बड़े फ्लैट्स. So that's how कुछ अपने लिए खरीदना था कि जहाँ पे हम खुद रह सकें. That's how we started off. तो बीच में क्योंकि रियल एस्टेट मार्केट काफ़ी डाउन आ गया था, तो पोजेशंस नहीं मिले थे, तो उन समय हमने इन्वेस्टमेंट्स कर दी, फिर धीरे-धीरे इन्वेस्टमेंट्स की रियलाइज़ेशन हुई। सो दैट्स हाउ। तो ज़्यादातर फ्लैट्स हैं जो आपने इन्वेस्ट किए हाँ, मेजॉरिटी फ्लैट्स हैं। और आप और भी कुछ इन्वेस्टमेंट करते हो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते या हो? मोस्टली आई एम हेवीली इन्वेस्टेड इन स्टॉक मार्केट्स। ओके। क्या पोर्टफोलियो है आपका स्टॉक मार्केट में? सी पर्सनल, तो ऑल माय इन्वेस्टमेंट्स इज इनटू फैमिली ओरिएंटेड पीस। ओके। अराउंड 100-120 सीआर का हमारा कॉर्पस है। तो फैमिली ओन्ड क्या होता है, मतलब समझाइए थोड़ा? सो फैमिली ओन्ड मीन्स कि पूरी फैमिली, सो हुँ। फॉर एग्जांपल माय पेरेंट्स, हुँ। माय स्पाउस, माय चिल्ड्रन, एवरीबॉडी क्लब टुगेदर। मेजर इन्वेस्टमेंट आप ही करते हो कि आपकी फैमिली में और बाकी लोग भी? सी अब सो बेसिकली टैक्स स्ट्रक्चर ओके। डिफाइन करके और हुँ। उसको ऑप्टिमाइज करके इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, सो दैट द रियलाइजेशन बिकम्स बिगर, और उसके वे में सारा ऑप्टिमाइजेशन चलता है। तो 120 सीआर का आपका पोर्टफोलियो वैल्यू है स्टॉक मार्केट में, आप 7-8 फ्लैट्स ओन करते हो, तो आपका नेटवर्थ क्या होगा? सी वो फ्लक्चुएट करता रहता है। फॉर एग्जांपल मार्केट अभी डाउन है, हाँ। तो नेटवर्क फ्लक्चुएट्स, सो यू डू नॉट मॉनिटर नेटवर्थ ऑन अ डेली बट बेसिस। ओवरऑल एवरेज क्या होगा? ओवरऑल वही होगा 110-120। तो किस समय में आपका नेचुरली ये वेल्थ जो है सबसे ज़्यादा एक्युमुलेट हुआ? किस ईयर में, कब? आप कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट्स करते चले जाते हैं, जहाँ जहाँ आपको रियलाइजेशन अच्छी होती है। कुछ आपने अपना इक्विटी बेचा, या कुछ जगह आपने अपने सेविंग्स को और इन्हांस किया, तो ऑटोमेटिकली रियलाइजेशन होती चली जाती है, तो आपके वैल्यूएशंस और प्लस मार्केट भी हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल कि रियल एस्टेट में पिछले 2-3 सालों में मेरे कुछ एसेट्स की वैल्यू तो 4x भी हो चुकी है। सो स्टॉक मार्केट में डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा 10x 20x भी कुछ चीज़ों में रिटर्न्स मिल चुके हैं। तो हमारे यंग इंडिया को बताइए कि आपके जैसे एक साइलेंटली वेल्थ बनाने वाले वेल्थ एक्यूमुलेटर कैसे बनते हैं? इस लेवल पे 120 सीआर तक वैल्यू अपने पहुंचाया अपने खुद के वर्क से, इन्वेस्टमेंट से, तो कैसे बना सकता है कोई इंसान? मेरे जैसा इंसान कैसे बना सकता है? आपको कभी भी वेल्थ और वैल्यूएशन का गेम नहीं खेल देखना चाहिए, ना सोचना चाहिए। ठीक है। सबसे बड़ी वैल्यू या वेल्थ जो है वो है आपकी हेल्थ, राइट। नंबर 1। सेकंड सबसे बड़ी जो वेल्थ है दैट इज योर नॉलेज, देन कम्स द फाइनेंशियल पीस। हम्म। तो फर्स्ट टू अगर आपने अचीव कर लिया, देन अचीविंग थर्ड वन इज रिलेटिवली ईजियर। हम्म। अगर फर्स्ट टू में कहीं पे ब्रेक लगा, देन द थर्ड वन बिकम्स रिलेटिवली डिफिकल्ट। सो दिस इज थॉट प्रोसेस नंबर 1। थॉट प्रोसेस नंबर 2 कि सेविंग्स पे कांस्टेंट फोकस करना चाहिए, एंड अपने करियर ग्रोथ पाथ पे कॉन्स्टेंटली फोकस करते चले जाना चाहिए। दैट विल ऑलवेज एड वैल्यू, एंड देन थिंग्स विल कम, थिंग्स विल स्टार्ट रोलिंग, आपके कई अपॉर्चुनिटीज मिलती चली जाएंगी शुरू में। इसके बाद डेट, थॉट प्रोसेस नंबर 3 इज कि डेट से जितना दूर रहें। लोगों को लगता है कि अच्छा लग्जरी कार हम्म। मैं ले लूं, और फिर लग्जरी कार तो लोग ले लेते हैं, लेकिन उसको लोग जब ईएमआई में ले लेते हैं, दैट बिकम्स अ डेट ट्रैप। तो आई ऑलवेज सजेस्ट फोक्स कि आप डेट ट्रैप में ना फंसें।
आप जैसे ही डेट ट्रैप में फंस जाते हैं तो वो कंपाउंडिंग का फॉर्मूला चलना शुरू हो जाता है। तो डेट में भी कंपाउंडिंग है, आपके ग्रोथ में भी कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग है। एसेट में भी कंपाउंडिंग। यस, तो कंपाउंडिंग जो हमने बचपन में सीखा था, तो उसकी रियल वैल्यू लोगों को समझ में नहीं आती है। तो कंपाउंडिंग अगर आप रियल सेंस में देखना शुरू करेंगे कि अगर मैंने आज 10 रुपए कोई लोन पे चीज ले ली और उस पे मेरी, तो उसमें मेरी नेगेटिव कंपाउंडिंग हो रही है। अब वही 10 रुपए की चीज मैंने इन्वेस्ट कर दी और उससे मैंने एसेट अगर थोड़े ड्यूरेशन बाद खरीदी, तो मेरा कंपाउंडिंग इफेक्ट होके मैं हाफ ऑफ द कॉस्ट में भी ले सकता हूँ। कंपाउंडिंग लोग समझते नहीं है। कंपाउंडिंग हर एक चीज़ में लगता है, मैं मानता हूँ। आपके रेपुटेशन में लगता है, आपके नॉलेज में लगता है, इफ़ यू कंटिन्यू डूइंग समथिंग, राइट। आपके एसेट बिल्डिंग में लगता है, जैसे आपने बोला डेट में लगता है। तो हर चीज़ में कंपाउंडिंग वर्क करता है। इनिशियली जो जो एफर्ट लगते हैं वो बहुत ज़्यादा लगते हैं आपको किसी भी चीज़ में, लेकिन वो ग्रेजुअली वो कंपाउंडिंग जब वो किक इन करता है और एक लंबे टाइम तक होगा, तो आपकी चाहे वो रेपुटेशन हो या फिर आपके वेल्थ हो या आपके एसेट हो, आपकी लाइबिलिटीज़ हो, वो बहुत फास्ट रन करते हैं, राइट। यस। सो आप बताइए मुझे कि 120 सीआर का पोर्टफोलियो जब बनाया आपने, तो कितना समय लगा और क्या सबसे बड़ा पिवटल मोमेंट था जिसने आपको इस लेवल पे लेके आया आपके वेल्थ को? दिस इज अ स्ट्रगल ऑफ इंटायर जर्नी। कितने साल का आपका एक्सपीरियंस रहा है अभी तक टोटल? 20-22 साल का एक्सपीरियंस है। तो 20-22 साल में शुरू में स्ट्रगल रहा, शुरू में स्ट्रगल से हम्म। काफ़ी कुछ लर्निंग्स हुई, लर्निंग्स को सीखते सीखते यहाँ तक पहुँचे हम्म। और फिर यहाँ से ग्रो आगे करते चले जा रहे हैं। तो बीच बीच में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। स्टॉक मार्केट भी जैसे अप्स एंड डाउन्स होता रहता है। 2008 में रिसेशन आया था। सो हाउ टू ग्रैब अ राइट अपॉर्चुनिटी। तो जितनी भी राइट अपॉर्चुनिटी आए आप उसको ग्रैब कर लीजिए। जितनी भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को आप ग्रैब करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा है। और डिस्ट्रीब्यूशन रहना चाहिए। पोर्टफोलियो जितना डाइवर्सिफाइड रहेगा, डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, उतना अच्छा रहेगा। सो दैट्स द मेन मोटो। आप किस ईयर से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड हो? So probably from the age of 12-13, I have started investing in stock market. आप 12 साल की उम्र से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड हो? Yes. आपको इतनी जल्दी कैसे पता चला? आप तो इंडिया के वैरेन बफेट हो, वही 11 साल में क्या किया आपने? See again, being coming from a मारवाड़ी फैमिली और अ गुजराती फैमिली, वहाँ पे क्या होता है कि फैमिली से आपको नॉलेज मिलनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए आपका ये इतना बड़ा नेटवर्थ हुआ है, तो उसमें तो आपने कंपाउंडिंग देखा होगा। अच्छा। हाँ, वही कंपाउंडिंग बचपन से सीख लिया, उसका एक्नॉलेजमेंट मिलता है। उससे सीखा कि हाँ, डेट ट्रैप में नहीं फंसना चाहिए। कुछ गलतियाँ करी शुरू में, तो डेट ट्रैप में मैं भी फंस चुका हूँ। डेट ट्रैप से निकला बाहर, कंपाउंडिंग सीखा, आगे बढ़ा एंड देन स्लोली मूव्ड ऑन। व्हाट्स वन बुक दैट इन्फ्लुएंस्ड योर लाइफ? हाँ, रिच डैड पुअर डैड। कब पढ़ा था आपने ये? 10th पास करके, 10th और 12th के बीच में। हु इज द वन मेंटर हु हैज चेंज्ड योर जर्नी? So probably I would give credit to two mentors, one my father, another to Dinesh Agarwal, founder of India Mart, who gave me a lot of knowledge, and they have actually changed my entire journey in my life. सो दिनेश अग्रवाल, फाउंडर ऑफ इंडिया मार्ट, आप उनसे कनेक्टेड हो? Yeah, we are connected. कोई पॉडकास्ट देखते हो आप? Generally, मतलब इतना टाइम नहीं मिल पाता कि देख पाऊँ। ये वाला देखोगे? Will try my level best to watch it. ऐसा क्या रिसोर्स है जो आपने देखा या कोई चीज़ यूज़ किया है जिससे आप सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए हो? कोई बुक है, कोई एपिसोड है, कोई ऐसा पर्टिकुलर एस्पेक्ट है जो आपको इन्फ्लुएंस ज़्यादा किया? The journeys which I have seen by folks like रतन टाटा, सी एक बड़ा एस्टेट मिल जाना और उसको चलाना एंड देन उसको एक स्टेज से डिफरेंट स्टेज पे लेके जाना इज़ अ रियली चैलेंजिंग जॉब। तो वो सब जर्नी जब मैं देखता हूँ तो उन सबों से बहुत इंस्पायर होता हूँ। आप हमारे ऑडियंस के लिए क्या पार्टिंग थॉट्स देना चाहेंगे कि वो आपके इस पॉडकास्ट को देखने के बाद क्या लर्निंग लेके जाए? एक वन पीस ऑफ एडवाइस जो आप सभी को देना चाहेंगे। द बिगेस्ट पीस ऑफ एडवाइस जो मैं सभी को देना चाहूँगा इज़ कि नेवर स्टॉप रीडिंग बुक्स। हमेशा किताबें पढ़ें। आपको जो भी अच्छे आपके इंटरेस्ट के सब्जेक्ट की जो भी किताबें हैं वो आप पढ़ो और उस पे फोकस करो। और एज फार एज करियर इज़ कंसर्न,
आपको जो भी चीज़ अच्छी लगती हो, आपको जो भी चीज़ पसंद हो, जिस पे आप काम करना चाहते हो, उसी पे स्टिक रहें। और उसको अगर मेरा कोई इंस्पिरेशन है कि अच्छा मैं एक पर्टिकुलर डोमेन में मेरे को वो इंटरेस्ट है, फॉर एग्जांपल मेरे को पेंटिंग करने में इंटरेस्ट है, तो मैं पेंटिंग के वाले डोमेन को ना छोड़ूं, मैं पेंटिंग करता रहूं और उस पे जो मैं जब सक्सेस मिलेगी तो मेरे को बहुत डिफरेंट लेवल पे मिलेगी कंपेयर्ड विद अगर मैं सीधे स्पोर्ट्समैन बन गया। और इफ़ मेरे को क्रिकेट खेलने का शौक है बहुत ज़्यादा, आप उसमें पूरा घुस जाओ, अपना जी जान लगा दो। दैट्स माय एडवाइस टू ऑल द लिसनर्स। वेल, थैंक यू सो मच सुशांत फॉर गिविंग अस टाइम। आप हमारे पास आए, कंपनी की पॉडकास्ट पे आपने अपना इतना सारा ज्ञान नॉलेज दिया। आई एम श्योर दैट हमारे ऑडियंस को बहुत वैल्यू मिलेगा। टेक साइड का आपने बहुत सारा बातें बताई है, एग्रीकल्चर साइड का बताइए, आपकी खुद की जर्नी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। आपने ऑल राउंडर वे में काम किया है, आपने इन्वेस्टमेंट्स किया है, आपने बिजनेस बनाया है, आपने रियल स्टेट में इन्वेस्ट किया है, और आपका खुद का टेक का नॉलेज बहुत डीप है। तो मुझे आई फील हम्बर्ड हेयर दैट मैंने आपसे इतना अच्छा रिच डिस्कशन किया, और हम अपने ऑडियंस को इसमें हेल्प कर पाएंगे। आई एम श्योर दैट हम जो भी जॉब्स के लिए आएंगे, मैं आपसे जॉब्स लूँगा जो भी हम आगे के लिए आपको हेल्प कर सकते हैं। एंड जो भी ऑडियंसेस हमारे अप्लाई करेंगे, वी विल शेयर इट विथ यू। आई होप दैट आपको हायरिंग में भी हम हेल्प कर पाएँ। थैंक यू सो श्योर, मच। थैंक यू, हैव अ गुड डे।